हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 की श्रृंखला में इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार के बारे में जानेंगे। देखिए, जैसा कि आपको चैप्टर से पता चल रहा है कि मानवीय पर्यावरण तो मानव का कैसे विकास हुआ, मानवीय पर्यावरण की अवधारणाएँ कैसे विकसित हुई, इन्हें जानेंगे और साथ ही रेलवे, जल मार्ग, वायु मार्ग जैसे परिवहन के रूपों को पढ़ेंगे। तो अध्याय 1 में हम पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया, घर बनाया और यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। तो इस प्रकार उसने अपने आसपास जो आवास था उसका, तो उसने एक वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। ठीक है, तो जहाँ पे उसका आवास था उसी के आसपास जो वातावरण था वो अपने रहने योग्य बनाया और अपने अनुकूल बनाया। ठीक है, जिससे उसका जीवन क्या हुआ, सुलभ हो गया। आगे यहाँ पे चैप्टर में देखिए बस्तियाँ क्या है उस बताया गया है। बस्तियों की डिफिनेशन एक तरह से यहाँ पे लिखी गई है, तो इसे देख लीजिए। लिखा है बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मानव वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ भी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गईं। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु घाटी सभ्यता या टिग्रिस, नील एवं हुआंगहो नदियों के किनारे विकसित सभ्यताओं के नाम याद हैं? तो यहाँ पे जो नदियाँ हैं उन्हीं के किनारे बस्तियों का निर्माण हुआ। मानव नदियों के आसपास जहाँ पे अर्थात जहाँ पे जल का स्रोत था वहीं पे उसने अपनी बस्तियाँ बनाई। इससे क्या हुआ, वहीं पे मानवीय सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ। आगे बताया गया है कि बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं या फिर वे लोग अस्थायी बस्तियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बताया गया कि वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अस्थायी बस्तियां वे होती हैं जहाँ पे जो मनुष्य है वो अपनी बस्तियां कुछ समय के लिए बनाता है, जैसे कि घने जंगलों में वह बस्तियां बनाता है। गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों में जब वहाँ का तापमान रहने योग्य होता है तो वहाँ पे अस्थायी रूप से मानव बस्तियाँ बनाता है। उसके बाद जब वहाँ का टेम्परेचर अधिक गर्म हो जाता है या अधिक ठंडा हो जाता है तो ऐसे रेगिस्तान से फिर वो अपनी बस्तियाँ हटा लेते हैं। तो इसके अलावा यहाँ लिखा है पर्वतों के निवासी। तो जो पर्वतों के निवासी होते हैं वह भी कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से बस्तियों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा बस्तियों का निर्माण आखेट के लिए भी वहाँ किया जाता है, जैसे कि घने जंगलों में, और संग्रहण के लिए किया जाता है, स्थानांतरी कृषि के लिए भी किया जाता है, और ऋतु प्रवास। ठीक है, तो ये ऋतु प्रवास वो ठंडे एवं गर्म रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे इस अस्थायी बस्तियाँ देखने को मिलती हैं। आगे यहाँ पे बसाव स्थान की डिफिनेशन दी गई है। लिखा है कि वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। ठीक है, तो बसाव यहाँ पे जहाँ पे बस्तियाँ या फिर जहाँ पे मानव बसता है, अपना निवास या आवास बनाता है, तो उस स्थान को बसाव स्थान कहते हैं। और आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में नीचे पॉइंट वाइज दिया गया है। तो पहला है इसमें अनुकूल जलवायु, जहाँ की जलवायु मनुष्य के रहने योग्य होगी या फिर मनुष्य के अनुकूल होगी, तो वो एक फैक्टर होता है, वो एक दशा होती है, प्राकृतिक दशाएं होती हैं जो कि आदर्श बसाव स्थान के रूप में विकसित होते हैं। दूसरा है जल की उपलब्धता, तो जहाँ पे जल की उपलब्धता होगी जैसे कि नदियों के किनारे है, ठीक है, या फिर झीलों के किनारे। और अगला है उपयुक्त भूमि, जहाँ की भूमि अगर देखें समतल जहाँ की भूमि होती है सबसे ज़्यादा जो आदर्श बसाव होता है वो वहीं देखने को मिलता है। और अगला है उपजाऊ मिट्टी, तो जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहाँ पे कृषि करना भी आसान होगा। तो ये सभी फैक्टर सभी दशाएं आदर्श इस बसाव स्थान के लिए उपयुक्त होती हैं। यहाँ पे ऋतु
प्रवास के बारे में बताया गया है कि लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऋतुओं पे यानी हर मौसम के अनुसार ही वहाँ पे जो प्रवास होता है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जो है जाते हैं, तो इसी को ऋतु प्रवास कहा जाता है। यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं, जिसमें एक है सघन बस्ती और दूसरी है प्रकीर्ण बस्ती। ठीक है, इसके बारे में यहाँ बताया गया, इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ जो कि दी गई हैं। तो ये ग्रामीण है और ये शहरी बस्ती का रूप देखने को मिलता है। यहाँ पे गांव या ग्रामीण बस्ती होती है और जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं, तो वहाँ पे जो बस्तियाँ इस प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं, तो वो जनरली जगह देखा जाए तो ग्रामीण बस्तियों में ही किए जाते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। आगे बताया गया है कि प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। ठीक है, इस चित्र नंबर 7.3 में देखिए, ये प्रकीर्ण बस्ती का एग्जाम्पल है। यहाँ पे लोगों के जो घर होते हैं उनके बीच में काफ़ी दूरी होती है। इस प्रकार की बस्तियाँ मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जलवायु अनुकूल नहीं होती है वहाँ पे जो है बस्तियाँ प्रकीर्ण पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। ठीक है, स्टिल्ट पर घर इस प्रकार से बनाए जाते हैं। इस चित्र में देखिए, गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। आगे लिखा है कि नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। ठीक है, नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो नगरीय बस्तियां होती हैं उसमें क्या होता है, जो बस्तियां होती हैं वह बड़ी होती हैं और यहाँ के जो लोगों का व्यवसाय होता है वो व्यापार होता है या फिर सेवा क्षेत्रों से संबंधित ये लोग यहाँ पे कार्य करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण जो बस्तियां होती हैं उनके बारे में जो उनका व्यापार है यहाँ पे हमने देखा था। यहाँ पे देखिए, ये ग्रामीण बस्तियों की हमने जो है इस जगह पे लिखा है मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन या फिर कृषि जो है ये इनका व्यवसाय होता है। आगे मनुष्यों ने अपनी सुलभता के लिए एक स्थान से दूसरी जगह पे आसानी से पहुंच सकें उसके लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार के परिवहनों का निर्माण किया है। तो परिवहन क्या है उसको समझते हैं। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था और उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। इस चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे। आगे बताया गया है कि हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग जो है परिवहन के लिए किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे कि तिब्बत में याक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये पशु हैं जिनका उपयोग जो है परिवहन के रूप में किया जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के जो आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे लामा का उपयोग होता है। लामा एक पशु का नाम है। ऐसे ही तिब्बत में जो है याक पशु का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग या फिर थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। ठीक है, और आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का ही समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं। कौन कौन से हैं इन्हें देखिए। सड़क मार्ग है, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग।
तो ये 4 जो है प्रमुख परिवहन के साधन हैं। यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में बताया गया है कि भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं और भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। ठीक है। और स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है। कहने का अर्थ है कि दिल्ली से लेकर कोलकाता, कोलकाता से नीचे चेन्नई और उसके बाद जो है मुंबई। तो ये एक तरह से जो राजमार्ग है वो चतुर्भुज की तरह बनता है, इसे महामार्ग कहते हैं, स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग। पहला परिवहन का मुख्य साधन है सड़क मार्ग। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क ही हैं। जैसे कि सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का जो जाल होता है वो घना बिछा होता है। इस चित्र में देखिए कच्ची सड़क है और यहाँ पे सड़क जो है वह पक्की है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक है। भूमिगत सड़कों में भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं और फ्लाईओवर उचित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है। तो भूमिगत मार्ग या फिर जो भूमिगत सड़कें होती हैं वो, और जो सड़क मार्ग होते हैं थल पे वो यानी ज़मीन पे, और एक है फ्लाईओवर जो कि उचित संरचना यानी उठी हुई संरचनाओं पे ये सड़क मार्ग जो है बनाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान समय में चाहे वो मरुस्थल हो, चाहे वन हो या फिर ऊंचे ऊंचे पर्वत ही क्यों ना हो, मनुष्यों ने वहाँ भी अपनी सुलभता के लिए जो है सड़क मार्गों का निर्माण किया है। आगे है रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता की है। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों के स्थान ले लिया। ठीक है। तो डीजल एवं विद्युत के जो इंजनों का विकास हुआ तो इन्होंने जो है जो पहले वाष्प का इंजन यानी भाप के जो द्वारा इंजनों का विकास हुआ था, उन्हीं के द्वारा जो है ट्रेनें चलती थी, उसके स्थान पे जो विद्युत यानी बिजली से चलने वाले इंजन एवं डीजल से चलने वाले इंजनों का उपयोग होने लगा। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब विद्युत इंजनों एवं डीजल के इंजनों का विकास हुआ तो इससे क्या हुआ, जो परिवहन की गति है रेल मार्ग के तो वो और ही ज़्यादा क्या हो गई, तीव्र हो गई। और जो मैदानी भाग हैं यानी कि जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे रेल मार्गों का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है, यह एशिया में सबसे बड़ा है। ठीक है। तो जो भारत का रेल मार्ग है वो एशिया महाद्वीप में जो है सबसे ज़्यादा विस्तृत है और विकसित भी है। यहाँ पे लिखा है कि जाइनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर तक है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये विश्व का सबसे बड़ा जो है क्या है, रेल मार्ग है और ये पश्चिमी रूस से स्टार्ट होता है। पश्चिमी रूस से कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है और व्लादिवोस्टॉक तक जो है इसका विस्तार है। ठीक है। इसी से रिलेटेड 2019 में UPPCS में जो है क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग इसे देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछा था, 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के मध्य नहीं आता है। ठीक है। तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए थे, उसी में से चूज़ करना था। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक तक इसका विस्तार है।
नेक्स्ट आगे जल मार्ग के बारे में बताया गया है। तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतर्देशीय जल मार्ग और दूसरा होता है समुद्री मार्ग। तो अंतर्देशीय जलमार्ग क्या होता है? तो नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग मुख्यतः ये हैं, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं, जो तंत्र हैं, सिस्टम है, वो जो है अंतर्देशीय जलमार्ग का एग्जाम्पल हैं। आगे महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ठीक है, और ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन जैसे कि एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई हैं, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स हैं, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन है और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन। ठीक है, तो ये सभी क्या है? पत्तन है, जहाँ पे जो शिप होते हैं, जो जहाज होते हैं, वो क्या होते हैं? रुकते हैं और वहाँ पे सामान या जो माल, व्यापारिक माल होता है, उसको वहाँ पे लाते और ले जाते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल हो गए समुद्री या महासागरीय मार्ग का। और उससे पहले हमने क्या देखा था? अंतर्देशीय जल मार्ग, जो कि नदियों एवं झीलों में किया जाता है। नेक्स्ट है वायु मार्ग। तो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। ठीक है, तो जब मौसम खराब होता है तो इससे वायु यातायात या वायु मार्ग क्या है, वो बाधित होता है और यह यातायात का अकेला ऐसा साधन है जो कि सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े, दवाइयाँ बांटने के लिए एक महत्वपूर्ण जो है उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन जैसे कि कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। तो ये सभी क्या है? हवाई पत्तन हैं। आगे संचार के बारे में बताया गया है। संचार क्या है? तो संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है और तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को भी विकसित कर लिया है। चित्र नंबर 7.10 में जो है संचार तंत्र के विकास का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मनुष्य कैसे अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करता था। तो या पहले समय में क्या होते थे? गुप्तचर वगैरह होते थे, तो उनसे जो है सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान भेजी जाती थी और उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या हुआ? संचार के माध्यमों का विकास होते होते यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वगैरह खुलने लगे। वहाँ पे क्या डाकिया वगैरह जाके सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाते थे और साथ ही न्यूज़पेपर या मैगजीन का विकास हुआ सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए। और प्रेजेंट टाइम में जो है सूचनाओं का माध्यमों का विकास इतना हो गया है कि जो है सैटेलाइट तक या फिर इंटरनेट के माध्यम से जो है सूचनाएं सेकंडों में एक स्थान से दूसरे स्थान भेजी जा सकती हैं। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो जनसंपर्क माध्यम के अंतर्गत कौन कौन से साधन आते हैं? जैसे कि समाचार पत्र हो गए, रेडियो हो गई, टेलीविज़न, तो ये सभी संचार के माध्यम जो है जनसंपर्क माध्यम के अंतर्गत आते हैं। आगे है सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों के संवेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि से सैटेलाइट सहायक होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में जो है, इन सभी के पूर्वानुमान में या फिर इन सभी चीज़ों की खोज के लिए सैटेलाइट जो है क्या है? एक मुख्य माध्यम या मुख्य संचार साधन है। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी
बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं और संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों या एवं सेवाओं संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। आगे यहाँ पे विश्व के प्रमुख समुद्र एवं हवाई पत्तनों के बारे में बताया गया है। तो इस मानचित्र को आप लोग देख लीजिए अच्छे से वीडियो पॉज करके। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, तो उसे ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे यहाँ पे एक्सरसाइज में देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है। तो कौन है जो कि संचार का साधन नहीं है? तो वो है मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? वह है ऑप्शन नंबर 3 सबवे। किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त है जहाज। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? तो वो है साइकिल। साइकिल के द्वारा जो है पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।